ओपेनहाइमर एक 2023 की थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो क्रिस्टोफर नोलन द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित है। यह अमेरिकी थियोरेटिकल फिजिसिस्ट विज्ञानी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन का अनुसरण करता है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहले परमाणु हथियार को विकसित करने में मदद की थी। काय बर्ड और मार्टिन जे शेरविन की 2005 की जीवनी अमेरिकन प्रोमेथियस पर आधारित ये फिल्म ओपेनहाइमर के अध्ययन लॉस अलामोस प्रयोगशाला में उनके निर्देशन और उनकी 1954 की सुरक्षा सुनवाई का वर्णन करती है। सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर की भूमिका में हैं, उनके साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर संयुक्त राज्य परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य लुईस स्ट्रॉस की भूमिका में हैं। ओपेनहाइमर का प्रीमियर 11 जुलाई 2023 को पेरिस के ले ग्रैंड रेक्स में हुआ और 10 दिन बाद यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। ओपेनहाइमर ने दुनिया भर में $977 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो 2023 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित फिल्म, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बायोपिक फिल्म और तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली R-रेटेड फिल्म बन गई। अब बात करते हैं इसकी कहानी की। 1926 में 22 वर्षीय डॉक्टरेट छात्र जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पैट्रिक ब्लैकेट के अधीन प्रायोगिक क्वांटम फिजिक्स का अध्ययन करते समय चिंता और घर की याद से जूझ रहे थे। ओपेनहाइमर ब्लैकेट के साथ डिबेट करता है और वो उससे इतना परेशान हो जाता है कि वह अपने टीचर की टेबल पर पड़े सेब में जहर का इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन बाद में वह उस सेब को सही समय पर फेंक देता है। विजिटिंग वैज्ञानिक नील्स बोहर ने ओपेनहाइमर को जर्मनी में गोटिंगेन विश्वविद्यालय में थियोरेटिकल फिजिक्स का अध्ययन करने की सलाह दी। ओपेनहाइमर ने अपनी PhD पूरी की और वैज्ञानिक इसिडोर इसाक रबी से मिले। बाद में वे स्विट्जरलैंड में थियोरेटिकल फिजिक्स विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग से मिले। अमेरिका में क्वांटम भौतिकी अनुसंधान का विस्तार करने की इच्छा रखते हुए ओपेनहाइमर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं। वह एक जीवविज्ञानी और पूर्व कम्युनिस्ट कैथरीन किट्टी पुएनिंग से शादी करता है और एक परेशान कम्युनिस्ट मनोचिकित्सक जीन टेटलॉक के साथ उसका अफेयर रहता है, जो बाद में आत्महत्या कर लेती है। 1938 में न्यूक्लियर फिजन की खोज हुई। जब जर्मन परमाणु को विभाजित करने में सफल हो गए, ओपेनहाइमर को एहसास हुआ कि इससे हथियार बनाया जा सकता है। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट के निदेशक अमेरिकी सेना के कर्नल लेस्ली ग्रोव्स परमाणु बम विकसित करने के लिए ओपेनहाइमर को लॉस अलामोस प्रयोगशाला के निदेशक के रूप में भर्ती करते हैं। ओपेनहाइमर को डर है कि हाइजेनबर्ग के नेतृत्व में जर्मन परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम नाजियों के लिए जल्द ही एक फिजन बम तैयार कर सकता है। ओपेनहाइमर रबी, हंस बेथे और एडवर्ड टेलर की एक टीम को इकट्ठा करता है और शिकागो विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों एनरिको फर्मी, लियो सेजिलार्ड और डेविड एल हिल के साथ सहयोग करता है। टेलर की गणना से पता चलता है कि एक परमाणु विस्फोट दुनिया को नष्ट कर सकता है। एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ परामर्श करने और बेथे से इस मामले पर अपनी गणना करवाने के बाद ओपेनहाइमर ने निष्कर्ष निकाला कि संभावनाएं शून्य के करीब हैं। हाइड्रोजन बम बनाने का प्रस्ताव खारिज होने के बाद टेलर ने परियोजना छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ओपेनहाइमर ने उसे रुकने के लिए मना लिया। 1945 में जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने बम की उपयुक्तता पर सवाल उठाया। ओपेनहाइमर का मानना है कि इससे चल रहे पैसिफिक वॉर का अंत हो जाएगा और लोगों की जान बच जाएगी। ट्रिनिटी परीक्षण सफल रहा और राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की गई, ओपेनहाइमर अपराध बोध से ग्रस्त है और विनाश और सामूहिक मौतों से त्रस्त है। ओपेनहाइमर द्वारा ट्रूमैन के प्रति अपना पश्चाताप व्यक्त करने के बाद राष्ट्रपति ने उसे डांटा और आगे के परमाणु विकास को रोकने की उसकी याचिका को खारिज कर दिया। संयुक्त राज्य परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के सलाहकार के रूप में ओपेनहाइमर का रुख विवाद उत्पन्न करता है, जबकि टेलर के हाइड्रोजन बम को बढ़ते शीत युद्ध के बीच नए सिरे से दिलचस्पी मिलती है।
AEC के अध्यक्ष लुई स्ट्रॉस रेडियोधर्मी आइसोटोप के निर्यात के बारे में स्ट्रॉस की चिंताओं को सार्वजनिक रूप से खारिज करने और सोवियत संघ द्वारा अपने स्वयं के बम को सफलतापूर्वक विस्फोट करने के बाद सोवियत संघ के साथ बातचीत की सिफारिश करने के लिए ओपेनहाइमर से नाराज है। स्ट्रॉस का ये भी मानना है कि ओपेनहाइमर ने 1947 में आइंस्टीन के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्हें बदनाम किया था। 1954 में ओपेनहाइमर के राजनीतिक प्रभाव को खत्म करने की इच्छा से स्ट्रॉस ने गुप्त रूप से ओपेनहाइमर की क्यू मंजूरी के नवीनीकरण के संबंध में एक कार्मिक सुरक्षा बोर्ड के समक्ष एक निजी सुरक्षा सुनवाई आयोजित की, जिसके दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति उनकी वफादारी पर सवाल उठाया गया। हालांकि सुनवाई कंगारू अदालत है। ओपेनहाइमर के पिछले कम्युनिस्ट संबंधों पर सवाल उठाया गया है और उनके सहयोगियों की गवाही को उनके खिलाफ तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, जिसमें टेलर की गवाही सबसे अधिक नुकसानदायक है। किट्टी द्वारा अपना और अपने पति का सख्ती से बचाव करने के बाद बोर्ड को अब ओपेनहाइमर पर विश्वासघात का संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी उसने उसकी मंजूरी रद्द कर दी, जिससे उसकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा और अमेरिकी परमाणु नीति पर उसका प्रभाव सीमित हो गया। 1959 में सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स के लिए स्ट्रॉस की सेनेट कन्फर्मेशन हियरिंग के दौरान हिल ने अप्रत्याशित रूप से ओपेनहाइमर के पतन के लिए स्ट्रॉस के व्यक्तिगत उद्देश्यों के बारे में गवाही दी। स्ट्रॉस का नामांकन मामूली अंतर से खारिज हो गया, जिससे वह क्रोधित हो गए। 1963 में राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने ओपेनहाइमर को एनरिको फर्मी पुरस्कार प्रदान किया। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि ओपेनहाइमर और आइंस्टीन की 1947 की बातचीत का स्ट्रॉस से कोई लेना देना नहीं था। इसके बजाय दोनों ने ओपेनहाइमर की विरासत पर चर्चा की। ओपेनहाइमर ने पश्चाताप पूर्वक अपना डर व्यक्त किया कि उन्होंने वास्तव में एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी है और कल्पना की कि यह एक दिन दुनिया को कैसे नष्ट कर देगी। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 8.3 की है। अब अगर इस मूवी को देखा जाए फैमिली मूवी की कैटेगरी से तो 16 साल तक के बच्चों के समझ के ऊपर की मूवी है। इसका स्टोरी लाइन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ये मूवी बनाई गई है फादर ऑफ एटम बॉम्ब कहे जाने वाले साइंटिस्ट ओपेनहाइमर पर। इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। जापान में हुए हिरोशिमा और नागासाकी के हमले को भी इसमें दिखाया है। इसमें आपको हाई लेवल पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। एक्टिंग का लेवल बहुत अच्छा है। ये मूवी उनके लिए है जो डॉक्यूमेंट्रीज एंड बायोपिक्स देखना पसंद करते हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दे। मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की जानकारी आपको मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। जय श्री राम।